अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? आएगा। अच्छा, आज के टॉपिक में मैं 2-3 चीज़ें कवर करूँगा। तो जिसमें एक ले लेते हैं कि काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं वीज़े के हवाले से कि पाकिस्तान से वो लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग यूके से आना चाह रहे हैं, कुछ कनाडा से आना चाह रहे हैं। तो वो वीज़ा पूछना चाह रहे हैं कि एमिरेट्स आईडी किस तरह मिलेगा जिस पे आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी एक्सपोर्ट का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करनी हो, कुछ लोग इंपोर्ट का भी पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम मंगाएं बाहर से तो उसका क्या प्रोसीजर है, और एक्सपोर्ट अगर यहाँ से करें। और कुछ लोग कनाडा और यूके से यहाँ पे गाड़ियाँ भेजना चाह रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट भी करनी थी मुझे कि अच्छा, पहले तो मैं वो क्लियर कर दूँ कि वो जो अकाउंटेंट की पोजीशन थी हमारे वर्कशॉप में, तो वो तो फिल हो गई है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया अकाउंटेंट की जॉब के लिए, लेकिन वो फेल हो चुकी है। तो थैंक यू आप लोगों का। इंशाल्लाह दोबारा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, फ़िलहाल हमें चाहिए वर्कशॉप के लिए अपने मैकेनिक्स चाहिए जो इंजन या गियर के स्पेशलिस्ट हों, और डेंटर पेंटर भी अगर हैं कोई तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कुछ हायरिंग करनी है, लेकिन शर्त ये है कि वीज़ा आपको अपना लेना पड़ेगा। हमारी कंपनी प्रोवाइड कर देगी वीज़ा आपको, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। वो है तकरीबन 7,500-8 हज़ार दरम का ख़र्चा आता है आपका, तो वो आपको ख़ुद करना है। और सैलरी डिसाइड करेंगे देख के कि एक्सपीरियंस कितना है आपका और किस किस गाड़ी पे कितना कितना काम कर सकते हैं आप, तो वो फिर मिल के बाद में देख लेंगे। तो अगर कोई लोग हैं ऐसे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे जो अपना वीज़ा ले सकते हो और यूएई के अंदर अवेलेबल हों अभी। और जो लोग ऑलरेडी अपने विज़िट वीज़ा पे हैं या उन्होंने आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है फ्रीलांस वाला, तो सबसे यानी प्रायोरिटी पे वो लोग होंगे जिनका वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए इमीडिएट ज्वाइन कर ले कोई। अच्छा, वीज़े की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, बेसिकली किस तरह से वीज़ा मिलेगा। तो देखें, 2 तरह के वीज़े हैं जो आप लोग ले सकते हैं। एक है इन्वेस्टर का वीज़ा, जो पार्टनर का वीज़ा कहलाता है, इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा। और दूसरा होता है वही जो लेबर से निकलता है, 2 साल का वीज़ा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होगा आपका नॉर्मल वाला। तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्वेस्टर वीज़ा शायद आपको 8,000 तक का मिल जाए, लेकिन जो दूसरा वीज़ा है वो 10,000 तक का मिलता है, जो उनके लेबर के कोटे पे होता है। अच्छा, लेबर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी जो वो कैटेगरी है वो लेबर की होगी। उसमें हर तरह की कैटेगरी होती है, मैनेजर भी होता है उसमें, असिस्टेंट मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है। तो टाइटल आप कोई भी ले सकते हैं। वो इमिग्रेशन का वीज़ा होता है, उसमें आप टाइटल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कहलाता वो लेबर है क्योंकि यहाँ की लेबर से वो अप्रूव्ड होता है। तो गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, तो वो लेबर ही कहलाएगी वो। तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 आती है। अच्छा, वीज़े के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा, जो लोग भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं एमिरेट्स आईडी लेके, कुछ भी यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, तो विज़िट वीज़े पे आएँ पहले। यहाँ पे 350 दरहम का आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी 350 दरहम की कॉस्ट आनी चाहिए आपकी 1 महीने के वीज़े की। अगर 2 महीने का लेते हैं तो वो 550 दरहम का है। ये भी वो है जो आपको किसी एजेंसी के थ्रू मिलेगा। गवर्नमेंट फीसेस थोड़ी सी कम है, तो समझ लें आप 100 दरहम, ऑलमोस्ट 100 दरहम रखते हैं ये लोग एजेंसी वाले, वो उनका मार्जिन होता है प्रोसेसिंग का पूरा। तो बाकी गवर्नमेंट फ़ीस रहती है सारी। तो आप लोग विज़िट वीज़ा लेके आएँ दुबई, क्योंकि वीज़ा तो बहुत सारे लोग ऑफ़र करेंगे आपको, लेकिन अच्छा नहीं है कि आप वहाँ से बैठे बैठे वीज़ा लें, अपने पैसे किसी को दे दें और बाद में पता चला वो फ्रॉड ही निकला। तो 350 रुपये की कुर्बानी दें, विज़िट वीज़ा लें, ख़ुद यहाँ पे आएँ और आके फिर जो है ख़ुद उससे मिल के वेरिफिकेशन करवा के कि वो सही लोग हैं, तो आप फिर उससे वीज़ा ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इन्वेस्टर का वीज़ा लें, क्योंकि वो जो है आपको अगर यहाँ से भी पाकिस्तान के बाद यहाँ आने के बाद यहाँ से अगर आपको कहीं आगे मूव होना है तो उसके लिए वो बेहतर है। यानी उसमें बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा जनरेट होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर का वीज़ा होता है। मैं बता दूं इन्वेस्टर का वीज़ा होता क्या है। इन्वेस्टर का वीज़ा ये है कि कोई बंदा ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है ना, तो उसकी कंपनी है अपनी, वो लिस्टेड भी होगी और उसका बैंक बैलेंस भी होगा, ट्रांजेक्शन्स रहेंगी उसकी, तो वो आपको अपनी कंपनी में एज ए पार्टनर शो करके आपका वीज़ा निकालता है। तो आप उस कंपनी में उसके पार्टनर होंगे, तो वो बैंक स्टेटमेंट जो होगी उसकी, वो आपकी भी कहलाएगी, क्योंकि आप पार्टनर हैं उसके। तो वो अगर आप कहीं यहाँ से बाहर मूव होना हो ना, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट शो कराना पड़ता है आपको। जैसे 1 लाख दरहम की ट्रांजैक्शन हो, आपके अकाउंट में बैलेंस हो, तो वो उसमें बहुत काम आता है।
तो वो भी एक है अच्छा ऑप्शन कि अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहें तो वो ले लें। और बाकी दूसरा वीज़ा भी है वो रेगुलर जो होता है लेबर का, तो वो भी तकरीबन 9-10 हज़ार का मिल जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो बस वीज़े के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिसको भी लेना है वो पहले विज़िट वीज़ा ले, यूएई आ जाए। 350 का विज़िट वीज़ा है, टिकट लें वहाँ से, ऑनलाइन ख़रीदें टिकट, और टिकट आप लेके विज़िट वीज़ा पे किसी भी इधर आ सकते हैं स्टेट में। शारजा पे उतरें, दुबई में उतरें, अबू धाबी आ जाएँ, जो टिकट आपको सस्ता मिले वहाँ आ जाएँ। सब करीब ही हैं स्टेट, को इतना दूर तो है नहीं। तो इस तरह से आप 350 दे के यहाँ पे विज़िट पे आएँ। उसके बाद मुझसे या तो मिल लें, अगर आपको कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा तो मैं आपका वीज़ा यानी किसी कंसल्टेंट से मिलवा दूँगा आपको, तो वो आपका वीज़ा लगवा देगा, यानी किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट से जो फ्रॉड करके भागेगा नहीं। तो ये तो हो गया आपका वीज़ा। उसके बाद आप काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, काम के हवाले से बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। तो मेरा तो अभी तक क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है, मैं सिर्फ गाड़ी दिला देता हूँ या सेल कर देता हूँ। तो मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा ऐसे सच के, मैं किसी से पैसे नहीं लेता कि इन्वेस्टमेंट लेके उसकी गाड़ियाँ, उसके नाम पे गाड़ियाँ ले लें या कुछ करें। तो वो कोई फिजिबिलिटी मेरी अभी तक बनी नहीं है ऐसी, और मुझसे नहीं हो पा रहा। तो अभी तक तो यही कर रहा हूँ मैं कि गाड़ी आपको मैं बाय करवा दूँगा, और फिर अगर किसी को सेल करनी है तो वो सेल भी करवा देते हैं। तो इनिशियली मैं 1000 दरम चार्ज कर रहा हूँ अपने पूरी सर्विसेज के, गाड़ी दिलवाने के। दोनों तरह की हैं वो। अगर अमेरिकन लेनी है आपने एक्सीडेंट वाली, तो वो भी वहाँ से ले लेंगे, एस्टीमेट करेंगे उसका, रिपेयरिंग कराएंगे उसकी, विन करने के बाद पूरी रेडी करके आपको देंगे। उसके मैं 1000 चार्ज कर रहा हूँ। फिर अगर वो सेल भी करनी है, तो अगर सेल भी वही गाड़ी करवा रहे हैं आप, तो फिर मैं आपसे कम चार्ज कर लूँगा। वो फिर देखेंगे, आपसे मिल के बातचीत करके कर लेंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं है। और जीसीसी गाड़ियाँ जो हैं उसमें थोड़ा ये है कि उसकी रनिंग फ़ास्ट है, तो वो निकल जाती है गाड़ी ज़रा एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन कार। क्योंकि अमेरिकन कार जो है वो पहले आपको रिपेयर करानी पड़ती है, और पहले तो वो रिलीज़ होने में कम से कम उसमें 3 दिन लगते हैं। 3 से 4 दिन में रिलीज़ होगी, वहाँ से डॉक्यूमेंट आएंगे उसके, फिर तकरीबन 4 से 5 दिन में रिपेयर हो जाती है। फिर वो आप उसको अगर रजिस्टर्ड कराना चाहें तो रजिस्टर्ड कराएं, वरना अपनी कोई पार्किंग ढूंढें जहाँ पे आप खड़ी करेंगे गाड़ी को, और ऐड लगा के बिस्मिल्लाह करें सेल करने के लिए। तो अभी तो गाड़ियों की मार्केट थोड़ी फास्ट हुई है, अमेरिकन गाड़ियों की, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब आना शुरू हो रही हैं गाड़ियाँ। लेकिन प्राइस अभी हाई है काफ़ी, यानी जो पहले मैं 2 महीने पहले आप लोगों को कोई प्राइस बताता था ना, तो उससे तकरीबन 3-3 हज़ार रुपये ऊपर पे गाड़ी सेल हो रही है ऑक्शन में। और फिर उसका वही हिसाब है कि ऑक्शन में अगर गाड़ी भी महंगी सेल हो रही है तो पार्ट्स भी पीछे से महंगे ही मिल रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स भी नहीं आ रहे थे ये रेड सी बंद होने की वजह से, तो पार्ट्स भी डिले हुए हैं काफ़ी। तो पार्ट्स जिनके पास थे वो महंगे बेच रहे हैं, और कुछ गाड़ियों के पार्ट्स अभी भी अवेलेबल हैं ही नहीं, तो वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी। तो ये भी अभी आपको देखना है कि जो गाड़ी ले रहा है उसका पार्ट अवेलेबल हो, वरना वो रिपेयरिंग के लिए खड़ी रहेगी जब तक पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो पहले वो भी पता करना पड़ता है आपको मार्केट जाके। अच्छा, वीज़ा लेने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो फिर ज़ाहिर है आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं महीने के, तो वो भी मैं 1-2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप बैचलर आ रहे हैं तो आप रखें कोई शारजा में, अगर आप रह रहे हैं शेयरिंग पे, तो 700 दरम 800 दरम आपको एक शेयरिंग पे बेड स्पेस मिल जाएगा, जिसमें एक रूम में 4 लड़के हों जैसे, तो एक बेड उसमें से आपका होगा। खाने का ख़र्चा कोई 400 दरम तक आता है महीने का, 400-500 दरम। अगर आप मेस लगवा लें, यानी वो रेस्टोरेंट वाले आपको 2 टाइम का खाना घर पे डिलीवर कर देंगे, या आप रेस्टोरेंट में जाके खा लें पूरे महीने, तो लंच और डिनर कर लें या ब्रेकफास्ट और डिनर कर लें, जो भी आप 2 खाने लेना चाहें वो 400-450 रुपये में मिल जाते हैं। 3 लेना चाहेंगे तो वो उसमें 100-150 रुपये और ऐड हो जाएंगे दरहम। तो इस तरह से आप वो ले सकते हैं। और बाकी जो है घर का हो गया आपका। और अगर आप शारजा में रह रहे हैं तो शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया में घर ले लें, यानी जो रिहाइश अपनी रखें वो इंडस्ट्रियल एरिया में ले लें, तो वो आपको गाड़ियों के काम के लिए मूवमेंट में ज़रा इजी रहेगा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको सूट करेगी, या इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप रिहाइश यहीं ले लेते हैं तो वो बसेस आपको चार्ज करती हैं, मिनिमम जो है उनका 3 दरम है शायद, और मैक्सिमम 7 दरम चार्ज करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो वो इजी रहेगा। बाकी चीज़ें करीब हैं, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं सब जगह।
स्पेयर पार्ट्स भी हैं और ये स्क्रैप की मार्केट भी क़रीब में ही है। तो ये यानी सूटेबल रहेगी आप लोगों को जगह शारजा में। अच्छा, वीज़ों से मुताल्लिक़ ये भी बता दूं मैं कि अभी थोड़ा सा ये है कि 40 इयर्स की एज से जो कम के लोग हैं ना, उनके वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि और अगर वो अकेले आ रहे हैं ख़ासकर, क्योंकि वो ये लोग इस तरह से कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि वो लोग नौकरी ही ढूंढने आते हैं यहाँ पे और फिर नौकरी ढूंढते हैं, तो कुछ रेशो होता है यहाँ पे उसका नेशनैलिटीज़ का, तो शायद वो बैलेंस करना होता होगा, वल्लाह आलम, पता नहीं यानी क्या क्राइटेरिया है, लेकिन वो उस तरह का कुछ है कि 40 से कम लोगों के कुछ मेरे जानने वालों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। तो उसमें फिर आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। वो जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी को वीज़े के लिए देते हैं पैसे और वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो वो पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूं, आप ये ना समझें कि एजेंसी वाले ने आपके पैसे हड़प कर लिए, तो ऐसा नहीं है, वो मिलते नहीं हैं वापस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो। और दूसरा, जो लोग जिनके पास डिग्री है ना, कोई भी इंटर की भी डिग्री चलती है, इंटर की हो या ग्रेजुएशन की हो या मास्टर्स की हो, तो वो आप वहाँ से अटेस्ट करवा के लाएँ पाकिस्तान से, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और यूएई की एम्बेसी से, और एचईसी से भी होती है। पहले एचईसी वाले करेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगी, और फिर ये इनकी जो है यूएई एम्बेसी करेगी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में एम्बेसी है यूएई की, वो अटेस्ट करेंगे। वो शायद फेडेक्स वाले करते हैं कराची में, तो फेडेक्स वालों के थ्रू आप भेजेंगे तो वो मेरे ख्याल में $45 चार्ज करते हैं अटेस्टेशन के। तो डिग्री अटेस्ट करवा के आइएगा यहाँ पे। तो अगर कोई डिग्री होल्डर है तो उसका जो है वो यहाँ पे वीज़ा इजीली लग जाता है। अच्छा, गाड़ियों की एक्सपोर्ट के मुतालिक अगर बात कर लें तो यहाँ से जो है ना, आप एक्सपोर्ट ओमान ही कर सकते हैं फ़िलहाल तो, और अफ्रीका जा रही हैं गाड़ियाँ यहाँ से। अच्छा, तो ओमान भेज सकते हैं यहाँ से आप गाड़ियाँ, और बाकी अफ्रीका जाती हैं यहाँ से। तो एक्सपोर्ट के लिए ये है कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर उन लोगों से आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट मिलती रहे तो आप उनके हिसाब से भी गाड़ियाँ बाय करके तो आगे दे सकते हैं उनको। तो उसमें एक्सपोर्ट में अच्छे पैसे बच जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि अगर 25,000 की गाड़ी पे आप यहाँ पे यूएई में सेल करके उसको लेट से 3,000 दरम बचा रहे हैं, तो अगर वो एक्सपोर्ट पे जाएगी तो वो 5,000 रुपये में ले जाएगा आपसे, और वो उसमें कोई टेंशन नहीं होती, वो सारा काम खुद ही करता है। एक्सपोर्टर जो है डीलर होता है, वो यहाँ पे वो डायरेक्ट कस्टमर से ऑर्डर ले लेते हैं वहाँ पे। ये कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि जो गाड़ियों का काम कर रहा है डीलर अफ्रीका में, वो वहाँ के कस्टमर्स से ऑर्डर ले लेता है किस किस को कौन सी गाड़ी चाहिए। उसका एक बंदा यहाँ पे होता है, यानी डीलर, या वो किसी डीलर से यहाँ पे कांटेक्ट करता है कि भाई वो जो सिर्फ एक्सपोर्ट का ही काम कर रहा होता है, तो वो उसको बोलेगा कि मुझे ये गाड़ियाँ चाहिए। तो वो पहले तो खुद से मार्केट में ढूंढता है, जब उसको नहीं मिलती तो वो दूसरे लोगों से जो सब डीलर हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमें अप्रोच करता है कि यार ये गाड़ी चाहिए मुझे, तो तुम्हारे पास है, कितने की दोगे, क्योंकि वो आगे काफ़ी हाई रेट पे सेल कर रहे होते हैं अपने कंट्री में, तो इसलिए मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और वो सारा जो है हेडेक उसी का होता है, वही आपसे गाड़ी लेके जाएगा, पासिंग कराएगा, सब करा के डॉक्यूमेंट बनू के वो आपको पेमेंट कर देगा। तो वो ज़रा इजी प्रोसेस है, यानी सेल जल्दी हो जाती है गाड़ी इसमें आपकी। अच्छा, बाकी ओमान की बात करने तो ओमान के भी काफ़ी डीलर्स आ रहे हैं यहाँ पे और गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं बल्कि इस वीडियो के थ्रू ये लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ओमान में कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कि अगर आप लोग कुछ यहाँ से गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं और अगर आपके पास कस्टमर है, एंड यूज़र है कोई, तो या तो आप उनके बिहाफ पे मुझसे गाड़ी ले लें, या जो एंड यूज़र खुद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीलर की बनिस्बत मैं आपको कम प्राइस पे गाड़ी दे दूँगा। और अगर डीलर मुझसे गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं तो डीलर को भी हम गाड़ी बना के देंगे। तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ पे जो काम करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट का। तो जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ लोगों ने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी कि वर्कशॉप खोलना चाह रहे हैं कुछ लोग अपनी यहाँ पे। तो वर्कशॉप के लिए मैं सिर्फ कंसल्टेंसी दे सकता हूँ आपको, तो उसके मैं पैसे अलग से चार्ज करूँगा, पूरा आपको काम करके दूँगा। अगर किसी को इस तरह का कुछ करना है कि वर्कशॉप खोलनी है, जगह देखनी है, रेंट पे लेनी है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, उस पर पूरे इक्विपमेंट लगवाने हैं, वर्कर्स हायर करने हैं आपने, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी करवा के दे देंगे आपको। अच्छा, मुझे सब पूछते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है तो
क्या करें, तो अब मैं भी यही सोचता हूँ कि क्या करें। तो वो यही है कि मैंने तो अभी तक यही शुरू किया हुआ है कि गाड़ी दिलवा दूंगा मैं आपको और सेल करवा दूंगा, बस यही है। तो अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो वो डायरेक्ट मुझसे बात किया करे कि यार गाड़ी दिलवा दें मुझे। तो यानी काम तो ऐसे ही होगा साथ, और किस तरह से होगा मुझे समझ नहीं आता। काफ़ी लोग पूछते हैं कि साथ काम करना है तो किस तरह से करें, क्या करें। सीधा सीधा उसका मतलब ये है, अगर काम करना है तो आप पैसे लेके मेरे पास आ जाएं कि भाई गाड़ी दिलवा दो हमें, गाड़ी दिलवा दूंगा मैं। उसके बाद आपको सेल करनी है, अगर ख़ुद करनी है तो आप खुद सेल कर लें, वरना मुझसे सेल करवानी है तो मैं सेल करवा दूंगा। बस यही है मेरा काम। तो बाकी आप देख लें आप किस तरह से क्या करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग जो है रेंटा कार का काम भी करना चाह रहे हैं, तो रेंटा कार का काम भी बहुत अच्छा है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं ना, तो वर्कशॉप खोलने से बेहतर है आप रेंटा कार का ही काम करें, क्योंकि उसमें एक रेगुलर इनकम आती रहेगी आपकी। गाड़ी रेंट पे जाएगी तो बस वो रेंटल आना शुरू हो जाता है आपका। वर्कशॉप में तो ये है कि बिज़नेस आएगा तो प्रॉफिट आएगा, तो बिज़नेस लाने के लिए भी काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती हैं। रेंटा कार में भी है ऐसा कि बिज़नेस लाने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट इतनी है कि गाड़ियाँ कम है रेंट के लिए और वो ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगेन मैं दोबारा बता दूं, ये इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करिएगा। लैमोज़ीन सर्विस बिल्कुल अलग है और रेंटा कार अलग है। तो लैमोज़ीन जो है उसमें हाई रेंटल्स आते हैं, उसके रेंटल बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत रेंटा कार के। रेंटा कार में कम आते हैं, तो इन दोनों को मिक्स मत करिएगा प्लीज़। और अभी जो मार्केट चल रही है वो अच्छी मार्केट है। लोग रमज़ान का भी पूछ रहे हैं, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, रमज़ान में भी काम सही चलता है बिल्कुल। रमज़ान में लेट नाइट काम चलता है, अफ्तार के बाद काम शुरू होता है। वर्कशॉप्स भी खुले रहते हैं और ऑक्शन भी चलता रहता है, शोरूम्स भी खुले रहते हैं गाड़ियों के, और RTA भी लेट आवर्स में काम करता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रमज़ान में। हाँ, ईद की हॉलीडेज़ आ जाएंगी, 5-6 दिन बंद होगा, बस वो 5-6 दिन थोड़ा बंद रहेगा, लेकिन काम सही होता है ड्यूरिंग रमज़ान। ऐसा कुछ नहीं है कि काम स्लो हो जाए। और कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है ना 1 लाख तो हो आपके पास। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ज़रा अच्छा काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि 1-2 गाड़ियों से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें 1 महीना लग जाएगा आपको गाड़ी सेल करने में, फिर आपके पास पैसे आएंगे, फिर दोबारा आप कोई गाड़ी लेंगे, गाड़ी ढूंढने में भी टाइम लगता है। मैं भी अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो मेरे पास भी इतने लोग हैं कि इतनी गाड़ियाँ नहीं आती जितने लोग हैं मेरे पास मांगने वाले कि यार हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। किस किस को दूँ गाड़ी, इतनी गाड़ियाँ नहीं आती। तो इस तरह से है कि कम से कम 4 गाड़ियों से स्टार्ट करें तो आपकी एक वो कम से कम 4-5 गाड़ियों की इन्वेंट्री हो ना, तो उसमें से एक गाड़ी निकलेगी तो साइकिल बनेगा आपका। अगर लोग 1 या 2 गाड़ियाँ लेके कहते हैं कि यार 1 ले ली, 2 ले ली, अब सेल करेंगे, तो वो तो फिर 1.5 से 2 महीने का साइकिल पहुंच जाता है ना आपका, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो बेशक छोटी गाड़ी ले लें, 20,000 की गाड़ी लें, 20,000 दरहम से एक गाड़ी लें तो 1 लाख की 5 गाड़ियाँ आती हैं। और मेरी तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आगे शेयर भी कर रहे हैं, कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ और लोग फ़ायदा उठाएं मेरी वीडियो से और मुझे भी सब्सक्राइबर मिलें। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा रीच होगी वीडियो की, आगे तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। चलें गाइस, तो बस ये एक छोटी सी वीडियो बना ली है मैंने। अब इंशाल्लाह देखें, थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ ऑफिस से तो फिर डिटेल में और कोई वीडियो बना के और बताऊँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी नेक्स्ट व्लॉग में जर्मन गाड़ियों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जर्मन गाड़ियों में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कौन सी गाड़ियाँ लेनी चाहिए, और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।